आखिर इतिहास में सिकंदर को ही महान क्यों कहा गया है? सिकंदर की जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य को महान क्यों नहीं कहा गया? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य में से कौन महान था। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर बात करें महानता की तो इसमें दुनिया के अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। पुराने इतिहास में इतिहासकार सिर्फ राजाओं और उनकी रानियों की ही महानता की बात करते थे, जैसे कि अकबर महान और अशोक महान जैसे राजाओं के बारे में। इसी तरह से सिकंदर को भी इतिहास में महान कहा गया है, लेकिन अभी के इतिहासकारों ने इसमें बदलाव किया है। अभी के इतिहासकारों का मानना है कि एक राज्य में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। राज्य में समाज, धर्म, जाति, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था जैसी चीजें भी होती हैं। ये सभी चीजें एक राजा से जुड़ी होती हैं, इसलिए एक राजा की महानता के बारे में बात करना ही बेकार होता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन ये गोल्डन एज भी सभी जाति वर्ग के लिए एक सामान्य कुछ भी नहीं था। गोल्डन एज राज्य के सभी लोगों के लिए गोल्डन होना चाहिए। पूरी दुनिया पर फतेह हासिल करना महानता का पैमाना अगर सिकंदर के लिए है, वहीं दूसरी तरफ अपने राज्य का विस्तार और अपने राज्य को अच्छे से चलाना महानता का पैमाना अगर अशोक के लिए है, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए महानता का पैमाना क्या है? सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही था, जिसने 321 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने से पहले पूरा भारत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक कर दिया। ग्रीक इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहकर पुकारा है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी थी, जिसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से था। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य ने चंद्रगुप्त का पूरा साथ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गंगा और सिंधु के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आज के टाइम में बिहार की राजधानी पटना है। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कुल का कहा गया है और ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कुल का क्यों बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के भद्रबाहु से शिक्षा लेकर जैन धर्म अपना लिया था, इसलिए ब्राह्मण लोग उससे नफरत करते थे और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे बिंदुसार को गद्दी सौंपकर भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए और वहीं उनकी मौत हो गई। ग्रीक और भारतीय इतिहास के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था और मगध का सम्राट बन गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण एशिया को एक किया। इस एकीकरण ने मौर्य साम्राज्य को एक मजबूती दी, क्योंकि जब साम्राज्य बड़ा हुआ तो टैक्स ज्यादा इकट्ठा हुआ, जमीन ज्यादा होने से अनाज भी ज्यादा पैदा हुआ और व्यापार में भी सुधार हुआ। जमीन को मापने के लिए भी सही पैमाने तैयार किए गए और राज्य को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी सेना का निर्माण भी किया गया। अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीक्स के बीच में संबंध कहाँ से कायम हुए। इतिहासकार बताते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य ने गंगा और सिंध के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की नजर उत्तर पश्चिमी शोर पर पड़ी। ये शोर बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस टाइम का पश्चिमी शोर आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान एरिया है। इसी के आसपास ही सिकंदर का भी राज्य था। भारत से लौटते वक्त ये साम्राज्य सिकंदर ने अपने सेनापति को दे दिया था और इसी शोर पर वही सेनापति राज कर रहा था। यहाँ का शासक अपने राज्य में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता था और इस शोर को वो अपना मानता था। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस इलाके पर हमला कर दिया। यहाँ का राजा जो कि सिलिकस निकेटर था, उसकी हार हुई और मजबूर होकर उसको चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी और अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। सिलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी भी दिए। जब सिलिकस निकेटर भारत से जा रहा था, सिलिकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में रख दिया। मैगस्थनीज ही वो राजदूत था जिसने एक मशहूर किताब इंडिका की रचना की थी। तो इसके बाद भी चंद्रगुप्त मौर्य को महान का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? अगर आपको अभी तक पूरी बात समझ में नहीं आई तो एक बार सिकंदर पर भी नजर डाल लेते हैं। सिकंदर ने भी ऐसा अलग क्या किया जिसकी वजह से सिकंदर को महान कहा जाता है। सिकंदर मैसिडोनियन के शासक फिलिप का बेटा। जब फिलिप की मौत हुई उसके बाद सिकंदर राजा बन जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद सिकंदर ने पूरे पश्चिमी एशिया और उत्तरी एशिया में कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर के बारे में विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि ये कभी हारेगा नहीं, और ये बात सच भी है कि सिकंदर कभी किसी से हारा भी नहीं। 327 बीसी में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर लिया और भारत की तरफ रुख किया। भारत आकर सिकंदर की सबसे पहली मुलाकात तक्षशिला के राजा अंबी से हुई। अंबी एक बहुत डरपोक राजा था जिसने सिकंदर के आगे अपने हथियार डाल दिए और अपना सारा राज्य उसके हवाले कर दिया। जब सिकंदर भारत के लिए आगे बढ़ा तो उसके रास्ते में झेलम के किनारे पर पोरस का राज्य उसके सामने आया। उसने राजा पोरस से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पोरस ने एकदम मना कर दिया। तब सिकंदर ने पोरस को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। राजा पोरस युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना ने पहली बार इस युद्ध में
हाथियों का सामना किया था, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। लेकिन सिकंदर की कूटनीति ने उनको फिर से खड़ा कर दिया और युद्ध के मैदान में बारिश होने से भी राजा पोरस को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई थी, लेकिन कुछ का मानना है कि इस युद्ध में राजा पोरस की हार हुई थी। राजा पोरस से युद्ध करने के बाद जब सिकंदर व्यास नदी पर पहुंचा तो उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तब सिकंदर ने अपनी कुछ सेना मेसोपोटामिया के लिए रवाना कर दी और कुछ सेना अपने साथ लेकर वापस चला गया। रास्ते में जब सिकंदर जा रहा था तो बेबीलोन, जो कि आज का बगदाद है, वहाँ पर सिकंदर की मौत हो गई। उस वक्त सिकंदर की उम्र सिर्फ 32 साल थी। असल में बात यह है कि हर देश अपने आप को महान बताता है और अपनी हार कबूल करने में झिझक महसूस करता है। ग्रीक लोगों का ये मानना है कि कोई भी विदेशी आकर उनको हरा नहीं सकता। सिकंदर पर और भी काफी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सिकंदर महान था या चंद्रगुप्त मौर्य, और क्या चंद्रगुप्त मौर्य को महान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं? वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।